हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज वर्सेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पॉइंट नंबर 2.3 गार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड का सब पॉइंट है 2.3.3 एब्सोल्यूट एडवांटेज वर्सेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि होता क्या है कॉम्परेटिव एडवांटेज और क्या है एब्सोल्यूट एडवांटेज। नाउ लेट अस लुक एट अनदर इकोनॉमी वेयर द यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट आर समवॉट डिफरेंट बिकॉज ऑफ एन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बात करते हैं दूसरे इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पे जो यूनिट है यानी कि जो लेबर होता है, लेबर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आज के ज़माने में क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने लग गया है। तो जहाँ पहले काम करने के लिए 10 लेबर का रिक्वायरमेंट होता था, वहीं आज 2 से 3 लेबर में काम हो जाता है। तो क्या क्या चेंजेस आए लेबर के रिक्वायरमेंट में, उसके बारे में बात करते हैं। वी एज्यूम दैट 1 and 4 hours ऑफ लेबर प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 1 यूनिट ऑफ क्लोथ एंड 1 यूनिट ऑफ वीट। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो 1 और 4 घंटा लगता है लेबर को 1 यूनिट क्लोथ और 1 यूनिट वीट बनाने में, यानी कि 1 घंटा लगता है 1 यूनिट क्लोथ बनाने में और 4 घंटा लगता है 1 यूनिट वीट बनाने में। सिंस लेस लेबर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ईच गुड इन अ सेकेंड कंट्री। तो क्या होगा कि जो सेकेंड कंट्री है, जिससे फॉरेन कंट्री बोल लीजिए, तो क्या होता है कि यहाँ पे लेस लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, 1 यूनिट लेस रिक्वायरमेंट होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इट हैज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द फर्स्ट कंट्री। तो इसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज बोला जाता है फर्स्ट कंट्री का, यानी कि जो होम कंट्री होता है उसका फर्स्ट एडवांटेज हो जाता है फॉरेन कंट्री का कंपैरिजन में। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री सपोज़ कीजिए, वहाँ पे क्या होता है कि 1 यूनिट कम लग रहा है, ठीक है, 1 यूनिट लेस लेबर लग रहा है दोनों चीज़ में। और जबकि क्या हो रहा है कि जो होम कंट्री या जो मीन्स होम कंट्री हो गया, जो भी कंट्री में जहाँ मेन कंट्री हो गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 और 4 आवर्स लग रहा है मतलब लेबर को काम करने के लिए। तो उस तरह से बोला जाए तो यहाँ क्या हो जाता है कि एक एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाता है फर्स्ट कंट्री के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लेस लेबर का रिक्वायरमेंट होता है फॉरेन कंट्री में। So far there is no trade between the two countries, but suppose there is trade now, and would it be correct to say that foreign country has no incentive to trade because it is more efficient to in both goods, whereas the home country is too eager to trade because it is inefficient in the production of both goods। तो बोला जाता है कि यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रेड नहीं है, 2 कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं है। पर ये मान लीजिए कि जो ट्रेड अब हो रहा है, मान लीजिए आज के ज़माने में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, अभी ट्रेड चल रहा है वो लोग के बीच में, तो ये सही रहेगा बोलना कि जो फॉरेन कंट्री है वो ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है ट्रेड को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट गुड्स होते हैं दोनों में, जबकि होम कंट्री जो है वो ज़्यादा ईगर है ट्रेड को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंट है गुड्स का प्रोडक्शन, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन। द आंसर इज़ दैट द सो कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज डज नॉट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, इट इज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज विच इज़ रेलिवेंट। तो ये आंसर ये होगा कि इससे पता नहीं चलता है कि जो ट्रेड हो रहा है उसका जो पैटर्न है जो वो डिटरमाइन नहीं कर रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये कॉम्पैरेटिव एडवांटेज होता है जो ये बताता है। इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है वो बताता है कि कितना लेबर काम कर रहा है और कितना लेबर का रिक्वायरमेंट होगा उस चीज़ को, उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और वही जो कॉम्पैरेटिव एडवांटेज होता है वो डिटरमाइन करता है कि ट्रेड का पैटर्न क्या होता है। बट व्हाट इज़ कॉम्पैरेटिव एडवांटेज? In home country, 3/5 of the unit of wheat is exchanged for 1 unit of cloth, and in foreign country 1/4 of a unit of wheat will be exchanged for 1 unit of cloth। तो अगर comparative advantage होता क्या है, तो अगर मान लीजिए होम कंट्री में 3/5 यूनिट जो होता है वीट का उसको एक्सचेंज किया जाता है 1 यूनिट क्लोथ के लिए, और साथ ही साथ फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि 1/4 यूनिट जो होता है वीट का उसको एक्सचेंज किया जाता है 1 यूनिट क्लोथ के लिए। यानी कि होम कंट्री में 3/5 वीट का एक्सचेंज होता है 1 यूनिट क्लोथ के लिए, और फॉरेन कंट्री में 1/4 यूनिट का एक्सचेंज होता है वीट का क्लोथ के लिए। सिंस 3/5 इज़ ग्रेटर देन 1/4, क्लोथ इज़ मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ वीट इन द होम कंट्री। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो 3/5 होता है वो ज़्यादा होता है 1/4 से, तो क्या हो जाता है कि जो क्लोथ है वो होम कंट्री में ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वीट के टर्म्स में।
फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में। दस द फॉरेन कंट्री हैज़ कॉम्पेरेटिव एडवांटेज इन क्लोथ प्रोडक्शन, तो जो फॉरेन कंट्री होता है उसका कॉम्पेरेटिव एडवांटेज होता है क्लोथ के प्रोडक्शन में। बट होम कंट्री हैज़ कॉम्पेरेटिव एडवांटेज इन वीट प्रोडक्शन बिकॉज हेयर 5/3 यूनिट ऑफ क्लोथ विल बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ वीट which is less than 4 unit of cloth which will exchange for 1 unit of wheat in the foreign country। पर ये बोला जा रहा है कि जो फॉरेन कंट्री होता है उसका क्या होता है, वो कॉम्पेरेटिव एडवांटेज होता है क्लोथ का प्रोडक्शन को लेकर के, पर जो होम कंट्री होता है उसका कॉम्पेरेटिव एडवांटेज होता है वीट का प्रोडक्शन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे 5/3 यूनिट क्लोथ का एक्सचेंज किया जाता है 1 यूनिट वीट के लिए, जो कि 4 यूनिट का क्लोथ से कम होता है। मीन्स 4 यूनिट का क्लोथ मिला लेंगे तो वो कम होता है, तो वो इजीली एक्सचेंज किया जा सकता है 1 यूनिट ऑफ वीट के लिए फॉरेन कंट्री में, जो कि ज़्यादा चीप रेट में भी पड़ेगा। Thus, though the foreign country has an absolute advantage in both goods, it has comparative advantage in only one, namely cloth। तो क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री होता है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है दोनों गुड्स में, पर उसका जो कॉम्पेरेटिव एडवांटेज होता है वो सिर्फ एक में होता है, जो कि है क्लोथ। द होम कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ कंट्री बट इट हैज़ अ कॉम्पेरेटिव एडवांटेज इन वीट। तो जो होम कंट्री होता है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है दोनों ही गुड्स में, डिसएडवांटेज होता है सॉरी, जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होता है होम कंट्री का वो दोनों ही गुड्स में होता है। पर क्या होता है कि जो कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है वो उसको वीट में मिल जाता है, यानी कि जो फॉरेन कंट्री होता है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है दोनों गुड्स में, जबकि जो होम कंट्री है वहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो रहा है दोनों कंट्री में। पर जो फॉरेन कंट्री होता है वहाँ पे क्या होता है, कॉम्पेरेटिव एडवांटेज होता है क्लोथ में, और जो होम कंट्री है वहाँ पे कॉम्पेरेटिव एडवांटेज हो रहा है वीट पे। बट व्हाट डिटरमाइंस कॉम्पेरेटिव एडवांटेज, तो आखिर कॉम्पेरेटिव एडवांटेज को क्या डिटरमाइन करता है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस फाइंड द लेबर प्रोडक्शन इन द 2 कंट्रीज इन क्लोथ एंड वीट प्रोडक्शन। तो इसका आंसर खोजने के लिए हम लोगों को जाना ज़रूरी होता है कि जो लेबर का प्रोडक्टिविटीज़ होता है दोनों कंट्री में, यानी कि जो क्लोथ का प्रोडक्शन होता है, जो वीट का प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या क्या लेबर का प्रोडक्टिविटी है, कितने लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, क्या रेशियो है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टेबल में लिखा हुआ है लेबर प्रोडक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे देखिए होम कंट्री का दिया हुआ है, फॉरेन कंट्री का, क्लोथ, वीट और फिर साथ में रेशियो भी दिया हुआ है। तो क्लोथ जो है होम कंट्री में 1/5 है, फॉरेन में 1 है। वीट उसी तरह से देखिए होम कंट्री में 1/5 है, फॉरेन में 1/4 है। तो उसका रेशियो हो जाता है 5/3 या 3/5, और फॉरेन में हो जाएगा 1/4 या ओनली 4/1 यानी कि 4। एज यू रिमेंबर लेबर प्रोडक्टिविटी इज जस्ट द रेसिप्रोकल्स ऑफ यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो लेबर प्रोडक्टिविटीज़ होता है वो सिर्फ लेबर का जो रिक्वायरमेंट का जो यूनिट होता है, जो लेबर रिक्वायरमेंट्स होता है, जो यूनिट होता है उसका सिर्फ एक रेसिप्रोकल होता है। इफ़ वी कंपेयर द रेशियो ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी इन क्लोथ टू दैट इन वीट प्रोडक्शन वी सी दैट द फॉरेन कंट्री हैज़ अ हायर रेशियो, 4 is greater than 5/3 and there it is relatively more productive in cloth। तो क्या होता है कि अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों का रेशियो को, जो लेबर प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो अगर हम लोग को कंपेयर करें क्लोथ का वीट के प्रोडक्शन के साथ, तो फॉरेन कंट्री में देखेंगे कि रेशियो जो है वो हायर है, यानी कि 4 बड़ा होता है 5/3 से, और इसलिए बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्लोथ का। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू कंपेयर रेशियो ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी इन वीट टू that in cloth production the home country has a high ratio। तो अगर हम लोग वीट का प्रोडक्शन को कंपेयर करें मीन्स क्लोथ के प्रोडक्शन के साथ होम कंट्री में, तो देखा जाए तो होम कंट्री का रेशियो ज़्यादा होता है, यानी कि जो 3/5 है वो ग्रेटर होगा 1/4 से। विच शोज दैट द होम कंट्री इज़ रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव इन वीट। तो जो ये बताता है कि जो होम कंट्री होता है उसका वीट को लेकर के प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है। दस द रिकार्डियन थ्योरी ऑन ट्रेड पैटर्न स्टेट्स दैट अ कंट्री has comparative advantage in the good in which its relative labor productivity is higher than its trading partner and tends to export this good and tend to import the good in which its trading partner has comparative advantage। तो जो बोला जा रहा है कि जो रिकार्डियन थ्योरी होता है ट्रेड पैटर्न का, वो ये बताता है कि जो कंट्री होता है उसका एक कॉम्पेरेटिव एडवांटेज होता है गुड्स के साथ, जो कि रिलेटिव क्या होता है, लेबर का प्रोडक्टिविटी के साथ होता है, जो कि हायर होता है उसका ट्रेडिंग पार्टनर से, और साथ ही साथ उससे क्या होता है कि गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और साथ ही साथ इम्पोर्ट भी किया जाता है उसके ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, अगर कॉम्पेरेटिव एडवांटेज होता है तब। मतलब सपोज़ कीजिए कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि होम कंट्री का रेशियो ज़्यादा अगर वीट का प्रोडक्शन को कंपेयर करें क्लोथ के प्रोडक्शन के साथ, तो इस केस में क्या होगा कि अगर वो चाहे तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं।
पर उसी तरह से अगर कोई चीज़ में अगर आपके पास कम शॉर्टेज है कोई चीज़ का, अगर आपको कोई चीज़ में लॉस हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तब उस केस में क्या करेंगे, आप रॉ मटेरियल या कुछ सामान आप इंपोर्ट कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा कॉस्ट ना लगे उस चीज़ का प्रोडक्शन के लिए। उसी तरह से आपके पास आपको अगर लगे कोई चीज़ आपका प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा रेट में नहीं है, कम कॉस्ट में बन जा रहा है, तब उसको अपने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप नॉर्मल जो प्राइस होता है उससे कम रेट में भी आप अगर किसी कंट्री को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। एज रिगार्ड द पैटर्न of specialization, the Ricardian theory states that a country completely specializes in the good in which it has comparative advantage। तो ये जो स्पेशलाइजेशन का जो पैटर्न होता है जो रिकार्डियन थ्योरी के थ्रू ये बताता है कि जो कंट्री है वो कम्प्लीटली स्पेशलाइज तब होगा गुड में जब उसका कॉम्परेटिव एडवांटेज होता है। इन द अबव एग्जाम्पल द होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली वीट एंड द फॉरेन कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली क्लोथ। तो जो होम कंट्री है वो सिर्फ वीट प्रोड्यूस करेगा, जो फॉरेन कंट्री है वो सिर्फ क्लोथ प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज द रिलेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। तो क्योंकि क्या होता है जो रिलेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी होता है उसको कांस्टेंट माना जाता है। अब obviously with no change in labor productivity the country will put all its effort in the production of the good in which its labor is relatively more productive। तो क्या होगा कि कोई भी चेंज नहीं होगा जिसमें क्या होता है जो लेबर का प्रोडक्टिविटी होता है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया जाएगा। जो कंट्री है वो अपना जो लेबर है वो क्या करेगा, उसको अच्छी तरह से पुट करेगा, उसको अच्छी तरह से ट्रेन करेगा, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होता है गुड का उसको भी बढ़ाने का कोशिश करेगा। क्या होगा कि जिसमें जो लेबर जो होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, मीन्स क्या होता है कि हर तरह का लेबर आपको रिक्वायरमेंट होता है, मीन्स अलग अलग फील्ड में क्या होता है अलग अलग तरह का लेबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप उस फील्ड में लेबर को ज़्यादा डालने का कोशिश कीजिएगा, उस फील्ड में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिसमें क्या होगा कि लेबर ज़्यादा स्पेशलाइज्ड। अगर मान लीजिए आपका कोई चीज़ का बिजनेस है या कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, सपोज़ कीजिए जैसे कि फैक्ट्री है, कोई चीज़ का क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग ही है फैक्ट्री, तो क्या करेगा आपको ज़्यादा वैसा वर्कर्स का ज़रूरत होता है जो क्लोथ के मैन्युफैक्चर में बहुत इजीली अच्छी तरह से कर सके, कम टाइम में ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सके, कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। तो आपको वैसा लेबर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा ताकि आपका टाइम भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इन दिस थ्योरी if this theory is taken to be true, then no country will have an import competing sector because the import goods will not be produced at all in the country। तो क्या होगा अगर इस थ्योरी को सही लिया जाए कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्टिव ज़्यादा लेबर का जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, आप उसी हिसाब से अपना काम में लीजिए, तो उससे क्या होगा कि सभी कंट्री का लेबर जो है वो एक ही चीज़ में अगर सपोज़ कीजिए तो वैसा तो होता नहीं, पर सपोज़ कीजिए कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्लोथ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपके पास भी अच्छे स्किल लेबर है, आप भी क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर दूसरे कंट्री वाले के पास भी क्लोथ के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के लेबर ज़्यादा अच्छे तो सिर्फ वो वही चीज़ कर रहे, तो वैसे तो कोई भी कंट्री को प्रॉफिट नहीं होने वाला, कुछ भी सामान नहीं बनने वाला। तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कहीं से आपको लेबर मंगवाना पड़ता है ताकि आप लोग क्या करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अपना जो प्रोडक्शन होता है, जो भी चीज़ में जो भी लाइन में इन्वॉल्व होते हैं आप उस चीज़ में अच्छी तरह से प्रोड्यूस करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको लेबर का ज़रूरत पड़ता है, उस हिसाब से आपको लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, स्किल लेबर का रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ उनको ट्रेन भी किया जाता है ताकि वो और अच्छी तरह से और एफिशिएंटली इफेक्टिवली अपना काम को ईजिली कर सकें। तो ये था एब्सोल्यूट एडवांटेज वर्सेस कॉम्परेटिव एडवांटेज। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी। आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको और अच्छी तरह से सभी जानकारी समझ में आ सके, सभी बातें अच्छी तरह से और समझ में आ सके। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।